थाईलैंड की हॉरर फिल्में बहुत ही डरावनी मानी जाती हैं। इन फिल्मों में सिर्फ डर ही नहीं होता बल्कि एक अजीब सा गंदा और रहस्यमय माहौल भी बनाया जाता है जिससे देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं। थाईलैंड में हर साल गुप्त गर्भपात के कारण कई लड़कियों की मौत हो जाती है। ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जब स्कूल की लड़कियां अचानक गर्भवती हो जाती हैं। डर और बदनामी के कारण वे किसी गैर कानूनी क्लिनिक में जाकर गर्भपात करवाती हैं। लेकिन उन जगहों की हालत बेहद खराब होती है। कमरे गंदे होते हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती और सबसे डरावनी बात, वहां बेहोश करने की दवा भी नहीं दी जाती। सिर्फ एक लोहे की चिमटी से अंदर से भ्रूण निकालने की कोशिश की जाती है। जरा सोचकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह दर्द कितना भयानक होगा। और आखिर में वही हुआ जिसकी आशंका थी। करीब 1 घंटे से भी ज्यादा दर्द और यातना सहने के बाद वह लड़की ऑपरेशन टेबल पर ही दम तोड़ देती है। लेकिन उस काली क्लिनिक को चलाने वाली बूढ़ी औरत के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। वह बिल्कुल शांत चेहरे के साथ लड़की के शरीर से निकाले गए भ्रूण को एक थैले में डालती है और फिर उसे ऐसे फेंक देती है जैसे कोई कचरा फेंकता हो। सबूत मिटाने के लिए वह और भी खौफनाक काम करती थी। जब ऐसे कई भ्रूण इकट्ठा हो जाते तो वह उन्हें बोरे में भरकर एक मंदिर में ले जाती। वहां मंदिर का चौकीदार चुपचाप वह बोरा ले लेता। हर बार यह काम करने पर उसे लगभग 500 रुपए मिलते थे और उस गैर कानूनी क्लिनिक की बूढ़ी औरत की कमाई तो उससे भी ज्यादा थी। वह हर गर्भपात के लिए करीब 4000 रुपए लेती थी। कुछ दिनों बाद पुलिस को इस घटना की खबर मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ उस लड़की की ठंडी और कठोर हो चुकी लाश पड़ी थी और गर्भपात करने वाली बूढ़ी औरत कहीं गायब हो चुकी थी। कमरे का दृश्य इतना भयानक था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। तभी एक पत्रकार जिसका नाम शाओ शुआई था वहां खबर कवर करने पहुंचता है। वह अपना कैमरा निकालकर लाश की तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक लड़की की आंखें हल्के से झपक जाती हैं। यह देखकर शाओ शुआई इतना डर जाता है कि मानो उसका दिल ही बंद हो जाए। लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब बचाव दल उस लड़की की लाश को नीचे ले जाने लगता है तभी एक बार फिर कुछ अजीब और खौफनाक होता है। उस समय शाओ शुआई को लगता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं होने लगती हैं वे साफ बता देती हैं कि यह मामला बिल्कुल साधारण नहीं है। उसी दिन एक परिवार, माँ, पिता और उनकी छोटी बेटी घर लौट रहे होते हैं। अचानक बेटी माया सड़क की ओर देखकर किसी से बात करने लगती है। वह बार बार कहती है, रुको मेरे छोटे भाई, मेरा इंतजार करो। यह सुनकर माँ तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन रात की सुनसान सड़क पर कोई भी नहीं होता, न कोई इंसान न कोई जानवर। माँ को लगता है कि शायद बेटी भूख की वजह से बकवास कर रही है, इसलिए वह उसे सड़क किनारे खाने के ठेले पर ले जाती है। लेकिन इंतजार करते समय बेटी को अचानक अपने पीछे से कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है और साथ ही एक अजीब सी डरावनी हंसी भी सुनाई देती है। आवाज की दिशा में वह लड़की धीरे धीरे चल पड़ती है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि थोड़ी दूरी पर एक परछाई पेड़ के नीचे खड़ी थी और जैसे ही पलक झपकी वह परछाई अचानक गायब हो गई। जब माँ पीछे मुड़कर देखती है तो बेटी वहां से गायब हो चुकी होती है। घबराकर माँ तुरंत आगे की ओर भागती है जहाँ पास में एक मंदिर होता है, लेकिन भागते भागते वह गलती से मंदिर के मुर्दा घर में पहुंच जाती है। वहाँ चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है और माहौल इतना शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। वह अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है, तभी अचानक उसके पीछे रखा नंबर 9 वाला बॉक्स अपने आप खुल जाता है। यह देखकर माँ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अचानक बेटी वहां दिखाई देती है। दोनों तुरंत वहां से भागकर घर लौट आते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी बेटी का अजीब व्यवहार खत्म नहीं होता। कमरे में वह अकेली होती है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वह किसी से बात कर रही हो। माँ को लगता है कि शायद बेटी अकेलेपन की वजह से ऐसा कर रही है, इसलिए वह प्यार से पूछती है, क्या तुम्हें एक छोटा भाई चाहिए? लेकिन बेटी मुस्कुराकर कहती है, मुझे तो भाई मिल चुका है। और फिर वह कहती है, वह अभी हमारे घर भी आ गया है। इतना कहकर वह कमरे में रखे एक बैग की तरफ इशारा करती है। माँ डरते डरते बैग की जिप खोलती है और अंदर देखकर उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि बैग के अंदर एक छोटे बच्चे का भ्रूण पड़ा होता है। उसकी चीख सुनकर पत्रकार शाओ शुआई भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे वहां भ्रूण नहीं बल्कि सिर्फ एक गुड़िया का खिलौना दिखाई देता है। वह कुछ पूछती उससे पहले ही बेटी जल्दी से बोल पड़ी कि यह गुड़िया वह मंदिर से लेकर आई है। शाओ शुआई के हाथ में
वह इंसान जैसी दिखने वाली गुड़िया देखकर उसे और भी अजीब लगने लगा। इसलिए अगली सुबह वह उस गुड़िया को वापस मंदिर में रखाता है। लेकिन उसकी आदत थी जहाँ भी जाए तस्वीरें जरूर खींचे, इसलिए उसने मंदिर के आसपास की भी बहुत सारी तस्वीरें ले लीं। जब वह कार में वापस बैठकर तस्वीरें ध्यान से देखने लगा तो अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। हर तस्वीर में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी और ध्यान से देखने पर वह किसी छोटे बच्चे के चेहरे जैसी लग रही थी। डरते हुए उसने ये तस्वीरें अपने एक दोस्त को भी दिखाई। दोस्त ने भी वही देखा जो शाओ शुआई देख रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, उन्हें सोचकर शाओ शुआई के मन में डर और चिंता बढ़ने लगी। उसी रात उसने देखा कि घर में रखी एक ड्राइंग बुक पर अचानक छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान बन गए हैं। वे निशान उसकी बेटी के हाथों जैसे ही लग रहे थे। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसकी बेटी की शरारत होगी, लेकिन जब उसने बेटी से पूछा तो बेटी ने साफ कहा, यह मैंने नहीं किया, यह तो मेरे छोटे भाई ने किया है। अब सवाल यह था कि बेटी जिस छोटे भाई की बात बार बार कर रही थी वह आखिर है कौन? क्या सच में इस घर में कोई अदृश्य आत्मा मौजूद है? उसी रात देर में जब पति पत्नी अपने कमरे में थे, तभी अचानक बेटी के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। शाओ शुआई तुरंत दौड़कर वहां गया, लेकिन तब तक बेटी कमरे में नहीं थी। दोनों पति पत्नी घबरा गए और पूरे घर में उसे ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि बेटी बालकनी के किनारे खड़ी है। शाओ शुआई तुरंत दौड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। खुशकिस्मती से बेटी को कोई चोट नहीं लगी थी। दोनों पति पत्नी ने राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक दिन शाओ शुआई अपने दोस्त के साथ काम की बात कर रहा था। अचानक उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारे पीछे जो बच्चा खड़ा है वह कौन है? यह सुनकर शाओ शुआई का दिल जैसे रुक ही गया। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद उसका दोस्त मजाक कर रहा है, लेकिन दोस्त बार बार कह रहा था कि उसने सच में एक बच्चे को उसके पीछे खड़ा देखा है। इतने में अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन भी अजीब तरह से खराब होने लगी। अब शाओ शुआई सच में डर गया। सच्चाई पता करने के लिए उसने घर में कई जगह कैमरे लगा दिए, एक बेटी के कमरे में और एक अपने कमरे में। लेकिन जैसे ही दोनों पति पत्नी सोने के लिए लेटे, अचानक कैमरा अपने आप जमीन पर गिर गया। शाओ शुआई उठकर उसे फिर से सीधा करता है, लेकिन मुश्किल से 2 सेकंड बीते होंगे कि कैमरा फिर से गिर गया। ऐसा बार बार होता रहा और आखिरकार देर रात जाकर कैमरा ठीक से खड़ा हो पाया। तब जाकर दोनों सो पाए। लेकिन अगली सुबह जब शाओ शुआई उठा तो उसने देखा कि कैमरा फिर से जमीन पर गिरा पड़ा है। वह तुरंत कैमरा उठाकर रात की रिकॉर्डिंग देखने लगा और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी रात उसकी बेटी कमरे में बहुत ही डरावने तरीके से रेंगती रही थी और बेटी के कमरे वाले कैमरे में एक बार फिर वही अजीब बच्चे की परछाई दिखाई दी। उसी समय बेटी घर की बालकनी में बैठी हुई थी। माता पिता को बेटी की यह हरकत बहुत गुस्सा दिलाने लगी। उन्होंने उसे डांटते हुए कहा कि इस घर में सिर्फ वही उनकी इकलौती संतान है। लेकिन बेटी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर दोनों के शरीर में ठंडा पसीना निकल आया। बेटी बोली, आप लोग झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मेरा छोटा भाई तो यहीं घर में है। लेकिन अजीब घटनाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसी रात वह काली क्लिनिक वाली बूढ़ी औरत फिर से बच्चों के शवों से भरा एक थैला लेकर मंदिर पहुंचती है। वह थैला मंदिर के चौकीदार को दे देती है। चौकीदार उन शवों को भट्टी में डालकर जलाने लगता है, लेकिन जैसे ही आग जलती है अचानक वह अपने आप बुझ जाती है। वह कई बार आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बार बार बुझ जाती है। आखिरकार मजबूर होकर वह उन शवों को मुर्दा घर के फ्रिज में रख देता है। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगता है अचानक पूरे कमरे में छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगती है और उसी समय उसके पीछे अंधेरे के एक कोने में कुछ बहुत ही डरावना चुपचाप खड़ा था। अंधेरे के एक कोने में एक नन्हा बच्चा खड़ा था और वह लगातार उसे घूर रहा था। दूसरी तरफ जैसे ही वह बूढ़ी औरत अपने काले क्लिनिक में वापस पहुंची, उसे भी अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। वह अभी आराम करने ही वाली थी कि अचानक बच्चे के रोने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। आवाज धीरे धीरे और पास आती गई और देखते ही देखते बूढ़ी औरत किसी अदृश्य ताकत के बस में आ गई। वह पूरी तरह ऑपरेशन टेबल पर जकड़ गई। फिर उस अनदेखी ताकत के असर में उसने अपने हाथ में कैंची उठा ली और उसे अपने ही शरीर में घोंपने वाली थी। लेकिन आखिरी पल में उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया। वह घबराकर भागते हुए गलियारे में आ गई, लेकिन वहां भी वह सुरक्षित नहीं थी क्योंकि जिन बच्चों को उसने मारा था उनकी आत्माएं जैसे लहर की तरह उसका पीछा कर रही थीं। डर के मारे वह बार बार उनसे माफी मांगने लगी और हैरानी की बात यह हुई कि उसकी माफी सुनकर
वे आत्माएं सच में धीरे धीरे गायब हो गईं। उधर बूढ़ी औरत की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन उसी समय शाओ शुआई के घर में एक नई मुसीबत शुरू हो गई। अचानक उसकी बेटी बोली, पापा बच्चा आ गया है। जैसे ही बेटी ने यह कहा, उसकी पत्नी का व्यवहार अचानक बदल गया। वह ऐसे रोने लगी जैसे कोई छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा हो। शाओ शुआई उसे शांत कराने आगे बढ़ा, लेकिन पत्नी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पत्नी और बेटी दोनों गायब थीं। जमीन पर पड़ा वह खिलौना देखकर उसे तुरंत समझ आ गया कि वे दोनों जरूर उस रहस्यमयी मंदिर में गई होंगी। वह तुरंत कार लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर पहुंचकर वह जोर जोर से पत्नी और बेटी का नाम पुकारने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे रखा एक मुर्दा घर का दरवाजा अचानक खुल गया और उसके अंदर से अनगिनत बच्चों के शव बाहर गिरने लगे। वह अभी समझ ही नहीं पाया था कि हो क्या रहा है। तभी दूसरी अलमारी के अंदर से उसकी पत्नी और बेटी की चीखने की आवाज आने लगी। घबराकर शाओ शुआई ने एक डंडा उठाया और पूरी ताकत से अलमारी पर मारना शुरू कर दिया। कई बार जोर लगाने के बाद आखिरकार उसने पत्नी और बेटी को बाहर निकाल लिया, लेकिन तभी एक भयानक सच्चाई सामने आई। शाओ शुआई ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बेटी इस समय मां की गोद में सुरक्षित थी और उसके अपने हाथों में एक डरावनी मरी हुई बच्चे की लाश थी। अचानक उस मरे हुए बच्चे के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और अगले ही पल शाओ शुआई खुद को खून से भरे एक बड़े गड्ढे में गिरा हुआ पाता है। चारों तरफ सैकड़ों बच्चों के शव और खून भरा था। वह बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करता है, लेकिन जितनी कोशिश करता उतना ही और गहराई में धंसता चला जाता। कुछ समय बाद अचानक वे सारी आत्माएं खुद ही गायब हो जाती हैं। इसके बाद शाओ शुआई को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन वह हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। अस्पताल के पास वाले बिस्तर पर एक और महिला भी उसी हालत में पड़ी थी। तभी अचानक शाओ शुआई को कई साल पुरानी यादें याद आने लगती हैं। असल में वह महिला कभी उसकी प्रेमिका थी। एक बार की गलती से वह महिला शाओ शुआई के बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन शाओ शुआई इस जिम्मेदारी से भागना चाहता था। इसलिए वह उसे गुप्त काले क्लिनिक में गर्भपात कराने ले गया और उसी गर्भपात में उस बच्चे की मौत हो गई। बाद में वही मरा हुआ बच्चा एक भयानक आत्मा बन गया और उसी दिन से वह शाओ शुआई और उसके पूरे परिवार के पीछे पड़ गया। अब सच सामने आ चुका था। आखिरकार वह बच्चा, माँ और पिता तीनों एक साथ जुड़ गए, लेकिन बहुत ही दर्दनाक तरीके से। हालांकि पूरी फिल्म देखने में बहुत डर लगता है, लेकिन उन बेगुनाह बच्चों की कहानी दिल को भी दुख से भर देती है, क्योंकि उन्हें चाहिए था सिर्फ अपने माता पिता का प्यार, लेकिन किस्मत ने उन्हें सबसे दर्दनाक अंत दिया। फिल्म के अंत में वह लालची डॉक्टर और मंदिर का चौकीदार दोनों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है और पुलिस को मंदिर के अंदर कुल मिलाकर 2002 बच्चों के शव मिलते हैं। यह घटना इतनी डरावनी थी कि पूरे देश में सनसनी फैल गई और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह कहानी असल घटना से प्रेरित है। साल 2010 में थाईलैंड के एक मंदिर में लोग पूजा करने आते थे, लेकिन कई लोगों को वहां सड़ते हुए शवों की बदबू आने लगी। आखिरकार नवंबर 2010 में पुलिस को इसकी शिकायत मिली। जब पुलिस ने मंदिर के मुर्दा घर की तलाशी ली तो वहां से 300 से ज्यादा बच्चों के शव मिले और बाद की जांच में 1000 से ज्यादा और शव भी बरामद हुए। उस समय यह मामला पूरे थाईलैंड में बहुत बड़ा घोटाला बन गया। लोग अक्सर कहते हैं कि फिल्में असली जिंदगी से प्रेरित होती हैं, लेकिन कई बार हकीकत फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी होती है।